हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हम लोगों ने ईगन वैल्यूज़ कैसे हम निकालते हैं, ईगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईगन स्पेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है एंड ईगन स्पेस का बेसिस कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम कुछ ईगन स्पेस और ईगन वेक्टर्स निकालेंगे आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको गिवन हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग अवेयर हो गए इसके बारे में, आप लोगों ने 11th-12th में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? मैपिंग होती है फ्रॉम डोमेन टू दिस। ये आपका डोमेन है एंड ये आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे इन डोमेन्स के एलिमेंट्स की। ठीक है, तो मैपिंग इससे इसमें होती है। ठीक है, इस स्टेप आप अवेयर हो गए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मान लो लैम्डा आपका क्या ईगन वैल्यू है किसी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, कब होगा? सेम डेफिनेशन है जैसे आपकी मैट्रिक्स में थी। मैट्रिक्स में आप क्या करते थे? ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स करते थे। अब यहाँ मैट्रिक्स की जगह आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपके पास एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए जो उसकी जब मैपिंग हम करेंगे, ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो हमको आफ्टर आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तो वो रिजल्ट आपका स्केलर मल्टीपल होना चाहिए इस नॉन जीरो वेक्टर का। यही सेम डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो जो ये आपका x होता है इसको हम ईगन वेक्टर बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, और जो ये x होती ईगन वेक्टर और जो लैम्डा होती है ये ईगन वैल्यू हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अच्छे से देखो। अब देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम किसी भी तरीके से उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हम फॉर्म कर लें। ठीक है ना, ठीक है ना, देखो कैसे हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है R3 टू R3 वेक्टर स्पेस में ही गिवन है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि जब आप x1 x2 x3 की कोई भी वैल्यूज़ के अंदर रखोगे तो जो आपकी मैपिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपको हो रही है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में। ये आपका डोमेन होता है, यहाँ पे इमेज बनती है आपकी। ठीक है, तो x1 1 2 3 आपने कुछ लिखा। ठीक है, तो x1 x2 x3। ठीक है ना, तो इस यहाँ पे आप जो पॉइंट रखोगे, कुछ जो कोऑर्डिनेट रखोगे वेक्टर स्पेस R3 स्पेस से, वो पॉइंट की इमेज आपकी यहाँ बनेगी। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट ये होगा जब आप उन x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ रख के जो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो अब देखो हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखो आपकी कोई भी जनरल में हम बात कर रहे हैं कि मान लो कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी जो किसी वेक्टर स्पेस Rn से Rn में जा रही है, तो हम निकालते हैं। देखो जो ये वेक्टर स्पेस हमको गिवन होता है ना, इस वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होता है, जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, उन एलिमेंट्स को हम उठाते हैं और उन एलिमेंट्स पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो E1 E2 En, ये सब क्या आपके स्टैंडर्ड बेसिस हैं। तो इन बेसिस को यू लेंगे और इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो मान लो आपको ये मैट्रिक्स मिल गई, ये मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, तो जो हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या होगी? मतलब ये जो मैट्रिक्स के कॉलम वाई कॉलम मैट्रिक्स आ रही है ना, इनको एज इट इज़ ऐसे ऐसे लिख देना, ऐसे ऐसे करके लिख देना है। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से अरेंज कर देना, ये ना T1 T2 Tn, तो यही आपकी क्या होती है? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होती है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लगा रहे थे ना ओवर द नॉन जीरो वेक्टर एक्स, इसको आप ए एक्स के बराबर ले सकते हो। मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आप इस टी की जगह रख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। मान लो हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी यही। ठीक है, अब देखो R3 वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना आपकी, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस R3 टू R3। ठीक है ना, जब तो यहाँ पे ट्रिपलेट है। ठीक है, अब जो R3 वेक्टर स्पेस होता है उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस होता है 1 0 0 0 1 0 और आपका 0 0 1, यही तो बेसिस होता है। ठीक है, इसको आप E1 मान लो, इसको आप E2 मान लो, इसको आप E3 मान लो। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस E1 ट्रिपलेट पे जो आपका बेसिस ही है एक तरीके से। ठीक है, तो E1 पे लगाएंगे। अब देखो E1 में क्या है, आपका जो ट्रिपलेट है वो क्या है? E1 का ट्रिपलेट क्या है? 1 0 0, मतलब x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 0 है। ये जो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ है ना, इसको आप इसमें पुट करो जिससे आपकी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, जब आप वन की वैल्यू x1 की वैल्यू 1 रखोगे, बाकी तो 0 ही है, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। x1
ठीक है ना। देखो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई आपको, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई आपने इस E1 पे, E1 जो कि आपका कॉलम वेक्टर क्या है आपका ये, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको। जब x1 की वैल्यू आप 1 रखोगे, x2 की तो 0, ये 1 ही आ जाएगा, x1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ ये 0, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली हम E2 के लिए लेंगे। E2 हमारा क्या था 0 1 0, इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको ये कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगी। सिमिलरली हम E3 लेंगे, E3 पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगी इस ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ए जो होगी वो किस तरीके से होगी, देखो 1 3 0 ये कॉलम मैट्रिक्स, फिर आपका 3 1 0 और ये 0 0 -2। तो ये आपकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहलाती है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, देखो ये प्रूफ वेरीफाई भी हो जाएगा। देखो ये आपकी ए एक्स के बराबर होती है ना, आपकी टी एक्स इज इक्वल टू एक्स हम बोल रहे थे ना ऊपर। तो यहाँ पे एक्स आपके x1 x2 x3 तीन वेरिएबल्स हैं। जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे इनकी तो आपको ये मिलेगा। तो देखो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन की तो एलिमेंट थे, ये भी x1 3x2 3x1 प्लस x2, ये आपका 3x1 है, ये x2 है माइनस के था ना। तो सेम आपको वही ट्रांसफॉर्मेशन ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के बराबर होता है। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हमें कभी भी ईगन वैल्यू है, ईगन वेक्टर निकालना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसकी एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से। उसके लिए आपको वेक्टर स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड बेसिस के जो ट्रिपलेट्स होते हैं या फिर जो भी उसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट होता है, उस वेक्टर को रिगार्डिंग आप ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना, उस वेक्टर के रिगार्डिंग आप ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकालेंगे। इन वैल्यू से ही आपकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनती है। अब तो फिर देखो ये सेम चीज़ हो गई। अब तो आपको मैट्रिक्स मिल गई है, ए मैट्रिक्स मिल गई, फिर तो आप वही लैम्डा आई माइनस ए लगा के इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के बराबर रखेंगे तो आपको ईगन वैल्यूज मिल। फिर तो अब ये सेम प्रोसीजर होगा जैसे आपने पीछे मैट्रिक्स के लिए करा था, ठीक है। यहाँ से आपको ईगन वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर इन्हीं के रिगार्डिंग आपको ईगन वैक्टर्स मिल जाएंगे लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये आपका फिर वो सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया कि हमें अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो हम सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको वेक्टर स्पेस का बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस पता होना चाहिए। जो आपके स्टैंडर्ड बेसिस में जो आपके वेक्टर्स होते हैं, उन वेक्टर्स पे आप मैपिंग फाइंड आउट करोगे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। यही जो आपका रिजल्टेंट मैपिंग, जो आपकी इमेजेस बनेंगी ट्रांसफॉर्मेशन को लगा के, ये आपका क्या होंगे, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यही फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब मान लो आपको नॉन स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, तब आप कैसे निकालेंगे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। तो देखो मान लो बी आपका क्या है, कोई भी एक स्टैंडर्ड बेसिस है ओवर द वेक्टर स्पेस आर, ठीक है। अब कोई भी एक कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जो होगी आपकी किसी भी वेक्टर की रिलेटेड टू दिस स्टैंडर्ड बेसिस, वो कैसे देंगे। मान लो एक्स आपका क्या है, कोई भी एक वेक्टर है जो हमने वेक्टर स्पेस से लिया है, और इस एक्स की जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस भी, उसको हम इस तरीके से इधर डिनोट करेंगे, ठीक है। सेम चीज़ अब मान लो जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम इस तरीके से देते हैं टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। इनकी भी आप कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स जब निकालोगे ओवर द बेसिस भी, दोनों तरफ आपने क्या करा, दोनों तरफ ही आपने जो ये वेक्टर्स गिवन थे ना, इनकी आपने कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकाली ओवर द बेसिस भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए था ये आपका इसी के तो बराबर था, ये सब इसी के तो बराबर था। पीछे पढ़ा था ना हमने ए के बारे में कि जो ए होता है ये आपका T1 T2 यही होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हमने लगाया है ओवर द बेसिस बी, तो इस ए में भी लगेगा सब जगह, ठीक है। तो जब ये चीज़ आपकी स्टैंडर्ड बेसिस बी के लिए इस तरीके से होती है, तो वहीं अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है तो यहाँ बेसिस चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए ओवर द बेसिस बी डैश, यहाँ पे भी आप ओवर द बेसिस बी डैश, और यहाँ पे आपका जो ए मैट्रिक्स है ये आपकी ए डैश बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे आपके ये भी सारे आपके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ओवर द बेसिस बी डैश ही आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको कोई भी बी डैश बेस नॉन स्टैंडर्ड बेसिस दे रखा है आपको V1 V2 V3, ये आपका एक नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है ऑफ वेक्टर स्पेस R3, ठीक है। हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए डैश जो होती है वही आपको फाइंड आउट करनी है, टी एक्स बी डैश इज इक्वल टू ए डैश एक्स बी डैश, ठीक है ना। यही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके अब देखो हम उस टाइम क्या करते थे, हम देखो सेम चीज़ वही है। देखो हम क्या करते थे, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे तो उसमें भी तो यहाँ पे ही बेसिस वाले वेक्टर्स ही होते थे, वो स्टैंडर्ड बेसिस वाले वेक्टर्स होते थे। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी नॉन स्टैंडर्ड बेसिस का वेक्टर दे रखा है, जैसे कि आपको 1 1 0 दे रखा है, तो आप 1 1 0 पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इसमें वैल्यूज़ पुट करो x1 x2 x3 की, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो
ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस बी डैश। ठीक है, ठीक है, ये मिलेगा ना आपको। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे इस v1 वेक्टर, क्योंकि हम ऐसे करते थे, हम बेसिस वेक्टर ले लेते थे और बेसिस का वेक्टर पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे। उस टाइम स्टैंडर्ड बेसिस आपका बी था, यहाँ पे आपका नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है तो हम बी डैश पे ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी डैश का जो बेसिस है हमारा, जो बी डैश बेसिस है हमारा नॉन स्टैंडर्ड बेसिस, उसका हम एक वेक्टर लेंगे, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम इस बेसिस पे। देखो मैं करके दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको। देखो आपको एक बी डैश बेसिस दे रखा, मैं इसको लिख लेती हूँ। बी डैश जो बेसिस है वो है हमारा 110, एक मिनट, 110, और एक मिनट, ये है आपका 1-1 0, 1-1 0 एंड 0-0-1। ये आपका क्या है, नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है बी डैश। ठीक है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस R3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, और लिख लेती हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमको गिवन है R3 वेक्टर स्पेस है R3 में, जो डिफाइंड है x1 x2 x3। किस तरीके से डिफाइंड है आपकी ये, x1 + 3x2, x1 + के 3x2, कोमा 3x1 + x2, 3x1 + x2, कोमा माइनस के 2x2, 2x3, सॉरी। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी डिफाइंड है। हम लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका मान लो v1 है, ये v2 है, ये आपका v3। हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे v1, इसकी हम कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे ओवर द बेसिस बी डैश। ठीक है, उस देखो पहले भी हम यही करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, जो आपका E1, जो कि आपका क्या होता था, एक जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसका ही एक वेक्टर होता था, उस पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे। यहाँ पे बेसिस बी नहीं लिखते थे क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस पे ही हम लोग निकाले, तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते थे इस वेक्टर पे, तो आपको ये मिलता था। ठीक है, लेकिन जब कभी भी हमें नॉन स्टैंडर्ड बेसिस गिवन होता है, ठीक है, तो हमें उस केस में कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि बेसिस जो है वो आपका अलग है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। v1 वेक्टर हमने क्या माना था, 1-1 0। ठीक है, इस पूरे पे ओवर द बेसिस बी डैश। जब हम हम देखो ये ब्रेसिस ध्यान रखो, हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस पे। ट्रांसफॉर्मेशन जब 1x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0 हम पुटअप करेंगे, तो इससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आपको मिलने वाला है, इससे मिलेगा आपको x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 4। यहाँ पे भी x1 की वैल्यू 1 तो 3 है, प्लस x2, तो यहाँ पे भी आपको 4 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको माइनस के तो ये 0, ये मिल जाएगा। अब इस पे हम, अब जो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगा कर मिला, ये आपका बी डैश यहीं रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ओवर द बेसिस बी डैश, इस वेक्टर की। ठीक है, तो इस वेक्टर की जब हम कभी भी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, आपको पता है कैसे करते हैं, हम उसको जो आपको बेसिस गिवन होता है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो C1 जो नॉन स्टैंडर्ड बेसिस होगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिस हमको गिवन है, प्लस के C2 1-1 0, प्लस के C3 0-0-1, यही तो होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या स्केलर्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो स्केलर्स की वैल्यू होगी वही इसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होगी ओवर द बेसिस बी डैश। ठीक है, तो स्केलर्स की वैल्यू निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आप इसमें लगा दो। ठीक है, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 4-4-0 हो जाता है, इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका C1 हो जाएगा, यहाँ पे भी C1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब इतना मैं क्यों करूँ, आप तो ये सब कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आप समझ चुके, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, रिड्यूस करेंगे। ये आपके जो वेरिएबल्स थे आपके C1 C2 C3 के थे, और इक्वल टू में जो आपका, क्योंकि हम यहाँ पे C1 की वैल्यू फिर से कंपेयर करते हैं ना, पहला वेक्टर देखो ऐसा होता है, देखो देख लो, फिर कह देंगे बच्चे की बताया नहीं। देखो C1 पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वो 4 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि ये C1 यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे मिलेगा C2, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 ही हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, ये आपका 4 के बराबर होगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे आपका C1, यहाँ पे आपका ये माइनस का C2 है,
ठीक है, और यहाँ पे भी एक जीरो ही है, तो ये भी आपका 4 के बराबर होगा। यहाँ पे C1 जीरो है, C2 जीरो है, यहाँ पे आपका C3 ये आपका जीरो के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से देखो C3 तो जीरो मिल ही गया, फिर भी C1 C2 का देखो वैसे तो डायरेक्ट भी निकल जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। एलिमिनेशन अगर दो तो 2C1 इज इक्वल टू जीरो, ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, C1 की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। जब C1 की वैल्यू 4 आ जाएगी तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक तरीका तो यही है, ठीक है ना। ये तो हमने नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड से कर लिया। एक तरीका जो हम अब तक मैट्रिक्स से थ्रू करके आए थे, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे आपका R1 में, R1 प्लस R2 करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2, ये 0 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, R1 को डिवाइड कर दूँगी R1/2 से, ठीक है। तो ये 1 0 0, ये 4 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, ये 4 हो जाएगा, ये 0 0 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगी, R2 में अगेन ऑपरेशन लगाऊंगी मैं, R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 1 0 0 ये, ठीक है, 0 माइनस 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। यही C1 C2 C3 की वैल्यू थी, कंपेयर करो। यहाँ पे C1 की वैल्यू आपको 4 के बराबर मिली, C2 की वैल्यू आपको 0 के बराबर, C3 की वैल्यू आपको 0 के बराबर। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी ओवर द बेसिस B डैश, वो क्या हो जाएगी आपकी 4 0 0, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपका लिखा हुआ था, ठीक है, समझ में आया। सेम केस हमने फिर नॉन स्टैंडर्ड बेसिस का हमने सेकंड वेक्टर लिया V2, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, फिर उसके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकाली ओवर द बेसिस B डैश, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर करा। V2 की वैल्यू आपकी क्या थी, 1 माइनस 1 0 थी, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1, x3 की वैल्यू 0 रख के आपको जो वैल्यूज़ मिली वो आपको ये वैल्यू मिली, इसकी हमने कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकाली B डैश, तो आपको फिर ये मिली, ठीक है। सेम चीज़ हमने इस V3 के लिए निकाला, और यहाँ से आपकी ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपकी तैयार है इस ट्रांसफॉर्मेशन T की ओवर द नॉन स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। फिर तो देखो मैट्रिक्स मिल गई, फिर तो ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। ठीक है, मेन चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मेशन की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। जब आपको नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी होती है ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, तो उस केस में तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं बेसिस के वेक्टर्स पे, ठीक है। उससे जो आपको वेक्टर मिलता है उन्हीं वेक्टर्स से हमको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मिल जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड बेसिस की, तो उस केस में बेसिस को स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि भाई जैसे कि हमने पीछे ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कि हमारा जो ये Tx होता है वो Ax के बराबर होता है, तो ये तो सभी स्टैंडर्ड बेसिस का काम चल रहा था, ठीक है। यही बेसिस आपका बदल जाएगा, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। भाई ये भी एक तरीके से क्या, इसकी आप कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालोगे ना ओवर द बेसिस B, आप ले भी लोगे एक्स, इसकी कोऑर्डिनेट निकालोगे ओवर द बेसिस B, जहाँ पे आपका A क्या था, A आपका T1, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लगाते बेसिस के वेक्टर्स पे लगाते थे ना, तो देखो ये जो E1 होता था ये आपका, ये B बेसिस का ही तो आपका वेक्टर होता था, इसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, फिर उसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालोगे ना बेसिस B पे, तो वो भी सेम ही रहने वाली है। देखो मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट होगा, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि देखो आपको 1 3 0 आपको गिवन था यहाँ पे, ठीक है। 1 3 0 मान लो आपको इसके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालने ओवर द बेसिस B, आप सोच रहोगे कि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा ओवर द बेसिस B इस तरीके से, ठीक है। अब आप 1 3 0 की आप कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करो ओवर द बेसिस B। देखो 1 3 0 मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है। ओवर द बेसिस B, R3 का बेसिस क्या होगा, C1 1 0 0 प्लस के C2 0 1 0 प्लस के C3 0 0 1। तो यहाँ से आप कंपेयर करो ना, C1 की वैल्यू, बाकी तो देखो 0, C1 की वैल्यू यहाँ से 1 ही मिल जाएगी आपको, C2 की वैल्यू आपको यहाँ से 3 मिल जाएगी, और C3 की वैल्यू 0 ही मिल जाएगी, तो वो चीज़ वही रहनी है। तो इसी वजह से स्टैंडर्ड बेसिस को लिखना इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। मतलब रिप्रेजेंटेशन क्यों करनी जब स्टैंडर्ड बेसिस का कोई इतना इम्पैक्ट ही नहीं पड़ने वाला। तो आप देख सकते हो ना, अलजेब्रिक मेथड से अगर हम करते हो तो C1 की वैल्यू आपको 1, C2 की वैल्यू 3, C3 की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। लेकिन अगर बात करेंगे हम नॉन स्टैंडर्ड बेसिस की, तो उस केसेस में आपको कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स B डैश की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बेसिस चेंज हो गया, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है, ठीक है, आप समझ में आया आपको, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्या है, एक कोई वेक्टर दे रखा है, हमें वेक्टर दे रखा है, और हमें ये चेक करना है, जो ये चीज़ गिवन है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है इस एक्स वेक्टर की ओवर द बेसिस B डैश, ठीक है। बेसिस आपको B डैश, जो B डैश गिवन है आपको बेसिस, ठीक है। मतलब यही क्वेश्चन है, इसका ही ये फर्दर आगे मूव करना है हमको, ठीक है। तो बेसिस वही है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम, ठीक है। जो एक्स वेक्टर आपको 5 -1 4 दे रखा है, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 एंड x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -1 एंड x3 की वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालेंगे ओवर द बेसिस b डैश, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमें ये स्टेटमेंट जो है प्रूव करनी है, तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन निकाली इस एक्स वेक्टर की, और उसके बाद हमने इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकाली ओवर द बेसिस b डैश। अब हमने क्या करा, ये जो हमें एक्स वेक्टर गिवन था, हमने सिर्फ इसी की कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकाली ओवर द बेसिस b डैश, तो वो आपको ये मिल गई, ठीक है। आपको जो ए डैश मैट्रिक्स थी आपकी में, तो जो हमने ऊपर कराया ना, इसको वेरीफाई करना था। ए डैश मैट्रिक्स आपको ऊपर मिल ही गई थी, ठीक है ना। इसकी जब आप LHS RHS के बराबर आप देखोगे, ठीक है ना, तो ये चीज़ मतलब वेरीफाई करनी थी बस कि ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो आपको कहने का मतलब क्या है कि अब आप देखो, ऊपर आपने ए डैश, आपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकाली थी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ओवर द नॉन स्टैंडर्ड बेसिस, तो आपको देखो ये मिली थी, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो, आप इसमें चेक करोगे ईगन वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो अब देखो ना, ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे यही इसकी क्या होंगी, ईगन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना। इन ईगन वैल्यूज़ जो होंगी आपकी 4 -2 -2 होंगी। इन ईगन वैल्यूज़ के तहत आप ईगन वैक्टर्स आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और आप देखो जो ईगन वेक्टर्स होंगे ना आपके, देखो जो ईगन वेक्टर्स थे आपके, ये आपके वही थे जो आपके वेक्टर्स उस नॉन स्टैंडर्ड बेसिस में थे। आप चेक कर सकते हो, देखो 1 1 0 1 -1 0 0 0 1, देखो 1 1 0 1 -1 0 0 0 1, ठीक है ना। तो जो ईगन वेक्टर्स थे ना आपके, इसके इन ईगन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग वो वही वेक्टर्स होंगे जो आपके नॉन स्टैंडर्ड बेसिस में आपको गिवन थे, ठीक है ना। तो ये एक ट्विस्ट है, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हो कि आप, जैसे कि आप जानते हो कि Tx इज इक्वल टू AX होता है एंड A अगेन इज इक्वल टू लैम्डा x के बराबर होता है। यहाँ पे अगर आप कोई वेक्टर भी लेते हैं तो इसकी जगह आप वेक्टर भी रख सकते हैं, आप AV इज इक्वल टू लैम्डा भी, ठीक है। ये तो सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखो बेसिस b डैश आपको दे रखा था, ठीक है ना। ये जो बेसिस दे रखा था यही आपका क्या थी, इन कॉरस्पॉन्डिंग ईगन वैल्यूज़ के तहत यही आपके ईगन वेक्टर्स भी थे, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक कि हमने ईगन वैल्यू के बारे में पढ़ा, ईगन वेक्टर के बारे में पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वही लैम्डा i माइनस के a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इससे आपको क्या निकालते हो, ईगन वैल्यूज़ निकालते हो, ठीक है। या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस चीज़ की, यहाँ पे हमने देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी ना मैं, ईगन वैल्यूज़ के तो ऊपर मेंशन भी था, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ओके। ठीक है, ईगन स्पेस क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत है आप मेरे को फीडबैक जरूर दें, कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रॉब्लम बताएं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सॉल्व कर दूँगी मैं उसको, दोबारा से कोई एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी आपकी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। सो आज का टॉपिक हम यहीं रखते हैं, ठीक है। कल को हम लोग पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि डायगोनलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एग्जांपल्स हैं काफ़ी सारे इसकी पर कुछ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वैसे, ठीक ही है, ठीक है। तो हम कल को डायगोनलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।